बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल फाइन। स्टूडेंट्स, आज ऑनलाइन क्लासेस में मेरा आपके साथ 6 लेक्चर है जो कि इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस जो आपका सब्जेक्ट है उसमें, और आपका जो चैप्टर आज मैं स्टार्ट करवाऊँगी वो है चैप्टर नंबर 22, बिज़नेस रिस्क एंड इंश्योरेंस। बिज़नेस रिस्क क्या होता है, फिर हम उसको इंश्योर कैसे करते हैं, ये अब जिस तरह आपको क्लास में मैंने ये बात बताई हुई है कि जब मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई थी बिज़नेस के, तो करेक्टरिस्टिक मैंने आपको बिज़नेस के बताए थे जिसमें एक करेक्टर था रिस्क का। तो मैंने आपको बड़ी डिटेल में उस वक्त बताया था कि जो बिज़नेस रिस्क है इसके बगैर कोई भी बिज़नेसमैन या एंटरप्रेन्योर बिज़नेस नहीं चला सकता। ठीक है, आपने अपनी ज़िंदगी में जब भी कोई काम शुरू करना है, जब भी कहीं इन्वेस्टमेंट अपनी आपने करनी है, तो आपका जो बिज़नेस है वो कभी भी रिस्क के बगैर नहीं। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आपको हो कि जी मैंने इस कारोबार के लिए 50 लाख या 40-10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है, तो जी अब मैं 110% श्योर हूँ कि जी मैं इसमें प्रॉफिट ही अर्न करूँगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। जो बिज़नेस की इन्वेस्टमेंट होती है वो आपने बहुत सोच समझ कर रिस्क लेकर, जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट उतना बड़ा रिस्क, ठीक है, और उतना बड़ा ही प्रॉफिट। तो इस चैप्टर में मैं आपको डिटेल से बताऊंगी कि बिज़नेस का जो रिस्क है वो क्या होता है, किस नेचर का होता है, उसके करैक्टरिस्टिक क्या होते हैं, और फिर हम उसको सिक्योर कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास है नेचर ऑफ बिज़नेस। रिस्क इम्प्लाइज अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी कहते हैं किसी चीज़ की गैर यकीनी को, ठीक है, अबाउट द फ्यूचर कोर्स ऑफ इवेंट्स। कहता है कि रिस्क का मतलब होता है जो हमें फ्यूचर में होने वाली, जो हमें फ्यूचर के लिए गैर यकीनी रखता है। हम कभी भी 110% श्योरिटी नहीं रखते अपने फ्यूचर के प्रॉफिट एंड लॉस के लिए। There is a chance of loss from the day goods and produced in anticipation of demand until they are sold and the payment is received। कहता है कि जब जो हमने चीज़ें मैन्युफैक्चर की हैं, प्रोडक्शन की है, वो जब तक सोल्ड आउट नहीं हो जाती, जब तक हम उसकी पेमेंट रिसीव नहीं कर लेते, तब तक वो रिस्क के ज़मरे में ही रहती हैं। ठीक है, तो बिज़नेस का जो सबसे पहला पर्पज़ जो मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्टिव है, पर्पज़ है, वो क्या है, जो उसकी मोटिवेशन होता है कि जी मैंने प्रॉफिट अर्न करना है। ठीक है, तो जब तक वो प्रॉफिट अर्न नहीं कर लेता तब तक उसका बिज़नेस, जब तक उसकी वो जो सर्विस है, जो उसकी प्रोडक्शन किसी भी किस्म की है, जब तक वो सोल्ड आउट नहीं हो जाती, जब तक वो पेमेंट्स नहीं रिसीव कर लेता, तब तक वो रिस्क के ज़मरे, रिस्क में ही फॉल होती है। जब पेमेंट रिसीव हो जाती है फिर हम कह देते हैं कि हाँ हमारे बिज़नेस ने प्रॉफिट अर्न किया है। अब बिज़नेस के जो करेक्टरिस्टिक है, क्या करेक्टरिस्टिक है जो बिज़नेस के रिस्क में होते हैं, उसमें सबसे पहले है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी कहते हैं गैर यकीनी को, ठीक है ना, किसी चीज़ का गैर यकीनी होना। हम इसका मतलब ये है कि हम कभी भी 110% श्योर नहीं हो सकते प्रॉफिट एंड लॉस के लिए। ठीक है, हम मेहनत करते हैं, स्टडीज़ बनाते हैं, रूल्स पॉलिसीज और अच्छा स्टाफ हायर करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, उनको अच्छी सैलरीज ऑफ़र करते हैं। मतलब जितनी दौड़ आप लगा सकते हो उतनी दौड़ आप लगाते हो, लेकिन आप फिर भी अनसर्टेन रहते हो तब तक जब तक आपका प्रॉफिट आपके हाथ में नहीं आ जाता। अनसर्टेनिटी होता क्या है, कहता है कि बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटी अबाउट द फ्यूचर कोर्स ऑफ इवेंट्स। अनसर्टेनिटीज आर इनहेरेंट इन द एक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स। स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स, एक्सीडेंट्स, थेफ्ट्स एंड बैड डेट्स etc। कहते हैं कि जो अनसर्टेनिटी होती है वो हमारे जो ह्यूमन एक्शंस होते हैं उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। जैसा कि किसी चीज़ की हम अपना बिजनेस चला रहे हैं, अचानक से स्ट्राइक हो जाए, कोई नुकसान हो जाए, लॉकआउट्स हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए तो चीज़ें सारी तबाह हो जाए, चोरी हो जाए। अब बैड डेट्स, हम बैड डेट्स का मतलब आपने अकाउंटिंग में पढ़ा होगा कि वो डेट्स जो हमारे रिकवर नहीं हो सकते, रिकवरेबल होते हैं, जो जिनका पैसा वसूल नहीं होता। सच इंसिडेंट्स caused by human failure lead to loss। कहते हैं कि ये वो तमाम नुकसान हैं जो एक जिसमें ह्यूमन एक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। नेचुरल अनसर्टेनिटीज सच एज फ्लड, फमाइन एंड अर्थक्वेक etc। जो हमारे नेचुरल होते हैं उसमें जल्जला आ जाना, जिसमें किसी भी इंसानी अमल का जो अमल दखल नहीं होता वो नेचुरल होता है। सैलाब आ जाना, ठीक है ना, आग लग जाना, ये सारे के सारे वो चीज़ें हैं जो कुदरती हैं, इसमें ह्यूमन एक्शन नहीं होता। Can also result in loss. In addition, there are other uncertainties such as price falls, competition, technologies changes, changes in government policies etc।
अब ये जो कंपटीशन है ये भी बहुत बड़ा रिस्क होता है हमारे लिए, ठीक है। हम अपनी तरफ से एक सॉलिड प्रोडक्ट बनाकर मार्केट में दे रहे हैं, लेकिन हमारा कंपटीटर आ जाता है, ठीक है। हमारा कंपटीटर उसी क्वालिटी की चीज़, उसी साइज़, उसी मतलब जो क्वालिटीज़ के साथ प्रोडक्ट की प्राइस कम कर मार्केट में इंट्रोड्यूस करवा दे, तो वो हमारे लिए, हमारी प्रोडक्ट के लिए बहुत रिस्क बन जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो इकॉनमी के अप एंड डाउन्स हैं, प्राइस फॉल, ठीक है। आपने इकोनॉमिक्स में बहुत डिटेल में पढ़ा होगा कि डिमांड और सप्लाई बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है हमारी चीज़ों की सेलिंग और मैन्युफैक्चरिंग और प्राइसेस में। तो अगर उस तरह का कोई वो भी अनसर्टेनिटीज़ ही होती हैं, ठीक है, कि हमें नहीं पता होता है कि हमारी इकॉनमी में नेक्स्ट आगे क्या कंडीशन होने वाली है। टेक्नोलॉजीज़ में चेंज आ जाता है, हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फ़िलहाल नहीं यूज़ कर रहे, लेकिन जो हमारे कंपटीटर हैं वो यूज़ कर रहे हैं, तो लोगों का रुझान जो होता है ना वो टेक्नोलॉजीज़ की तरफ होता है, चित्र की तरफ होता है कि अब क्या है मार्केट में, व्हाट इज़ न्यू इन मार्केट टाइप नाउ, ठीक है। वो उनका रुझान उस तरफ जाएगा, क्या चीज़ उनको अट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो ये सारी अनसर्टेनिटीज़ होती हैं। इसके अलावा पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, वो भी देखें हमारी जो भी कंडीशंस है, जिसना अगर हम आज की मौजूदा एग्जांपल लेना अनसर्टेनिटी और रिस्क के लिए, अब हमारे बिजनेस हैं, अगर अब ये जो डेज चल रहे हैं, अब हमारा हालात अब सबको पता है कि कोरोना वायरस की वजह से हर बिजनेस मैन परेशान है, ठीक है। अगर किसी बिजनेसमैन ने इसी कोरोना वायरस के हालात से पहले बहुत इन्वेस्टमेंट की थी, दिल से मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था, किसी न्यू प्रोडक्ट को डेवलप कर रहा था, जो उसने लॉन्च करवाना थी, मतलब सेटअप उसका कोई बहुत स्मूथ वे में चल रहा था, लेकिन अचानक ही लॉकडाउन की वजह से हर चीज़ बंद, बिजनेस बंद का, हर चीज़ को ताला लग गया, ठीक है। तो ये क्या था, ये एक नुकसान, उसको एक रिस्क है ना जो फेस कर रहा है वो। लॉकडाउन खुलेगा, वो मार्केट नॉर्मल, हालात नॉर्मल होंगे, इसको बाहर से जान छूटेगी, वो मार्केट में अपनी चीज़ को रिड्यूस करवा सकेगा नहीं ठीक से, या क्या पता कोई ऐसी चीज़ है जो जिसका ख़राब होने का खतरा है। अब ये भी अनसर्टेनिटीज़ है, ठीक है, ये भी रिस्क है जो एक बिजनेसमैन लेता है। तो रिस्क के बगैर कोई बिजनेस नहीं है। अब अगर कोई कह दे कि जी मेरे पास पैसा है, मैं इसको इन्वेस्ट तो करना चाहता हूँ, लेकिन लॉस नहीं के बारे में जो है ना किसी किस्म की अनसर्टेनिटी नहीं रखना चाहता, मुझे प्रॉफिट ही चाहिए, तो वो बंदा कभी भी रिस्क नहीं ले सकता, वो बिज़नेस नहीं कर सकता। बड़े से बड़ा बिजनेसमैन है ना, वो रिस्क के साथ ही काम करता है, जो रिस्क नहीं लेता वो बिज़नेस नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है एसेंशियल एलिमेंट ऑफ बिजनेस, ठीक है। क्यों एसेंशियल एलिमेंट का मतलब होता है कि ये कारोबार का एक अहम हिस्सा है। उसकी वजह क्या है कि हमारा फ्यूचर हमेशा अनसर्टेन होता है, ठीक है। फ्यूचर के बारे में हम हमारे जो बहुत बड़े सियाने लोग होते हैं दूर अंदेशी तो कर सकते हैं, लेकिन श्योरिटी कभी नहीं दे सकते। दूर अंदेशी ज़रूर कर सकते हैं, श्योरिटी कभी नहीं दे सकते, जिसका मतलब है कि फ्यूचर इज़ ऑलवेज अनसर्टेन, ठीक है, बिकॉज फ्यूचर इज़ ऑलवेज uncertain. Risk is an inevitable feature of business. A business cannot run without some elements of risk. Risk के बगैर कोई भी business काम नहीं कर सकता. According to Drucker, risk bearing is an essential element of business. No businessman can fully escape from risk. When a businessman decides to purchase goods in anticipation of demand, he is taking a calculated risk. Business activities are planned for the future and the future is always uncertain. कहता है कि बिजनेस की जो एक्टिविटीज़ हैं वो हमेशा फ्यूचर के लिए प्लान की जाती हैं और फ्यूचर हमेशा अनसर्टेन होता है। Therefore, risk is inherent in business. इसलिए कहता है कि जो रिस्क है वो समझ लें कि उसके कारोबार का एक लाजमी अहम तरीन हिस्सा है। ये जिस तरह हम कहते हैं ना कि ये विरासत में चीज़ मिली है हमें, हम विरासत में इस चीज़ को लेकर आए हैं, कारोबार रिस्क को विरासत में लेकर आए, ठीक है। इसके बगैर कारोबार नहीं चल सकता, ये आपके लक के ऊपर है या आपकी मेहनत के। अल्लाह ताला किसी की मेहनत को रायगा नहीं जाने देता कि आप कितना ईमानदारी के साथ अपना काम करते हो, और अल्लाह ताला आपको कितना कारोबार में तरक्की देता है, प्रॉफिट देता है, रिस्क में इजाफा देता है। लेकिन कारोबार चलता है रिस्क के साथ ही है, जो रिस्क नहीं लेता वो कारोबार नहीं कर सकता। जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा प्रॉफिट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है प्रॉफिट इज़ द रिवार्ड फॉर बेयरिंग रिस्क। रिस्क को बर्दाश्त करने का जो इनाम है वो क्या है,
प्रॉफिट। जिसने रिस्क को बेयर कर लिया उसने प्रॉफिट अर्न कर लिया। जो रिस्क से डर कर बैठ गया वो प्रॉफिट भी अर्न नहीं कर सकता। An entrepreneur is willing to take risk in the hope of getting profit। कहता है कि एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं? एंटरप्रेन्योर a unique businessman which come up with an idea, arrange resources and do business to get competitive advantage। ठीक है, एंटरप्रेन्योर कौन होता है? फिर से डेफिनेशन रिवाइज कर रही हूँ। a unique businessman which come up with an idea, arrange resources and do business to get competitive advantage। एंटरप्रेन्योर वो शख्स जो अपने रिसोर्सेज को लेकर आता है, कारोबार में अपने आइडियाज़ लेकर आता है और बिजनेस करता है। कंपिटिटिव एडवांटेज क्या होते हैं? कंपिटिटिव एडवांटेज वो होते हैं जो हम अपने सामने वाले कंपिटिटर की जो ड्रॉबैक्स होते हैं, उसकी वीकनेसेस होती हैं, उसको उठाकर अपनी स्ट्रेंथ बनाते हैं। उसे हम कहते हैं कि हमारा कंपिटिटिव एडवांटेज है। फॉर एग्जांपल कोक और पेप्सी है, तो पेप्सी की क्या वीकनेस है? पेप्सी वो कोक वाले उसको उन वीकनेसेस को उठा सब रिसर्च करते हैं डाटा के भाई ये काम क्यों उनका ड्रॉबैक बन रहा है, फिर वो उसी को अपनी स्ट्रेंथ बनाते हैं, अपनी प्रोडक्ट में से उस चीज़ को एलिमिनेट कर देते हैं और उसको अपना कंपिटिटिव एडवांटेज बनाकर मार्केट में प्रॉफिट अर्न करते हैं। There is also the possibility of more gain in risky business. It means heavy risk result in higher profit। वही बात जो मैंने आपको कही कि जितना बड़ा रिस्क होगा, जितना हैवी रिस्क होगा, उतना प्रॉफिट भी हमारा हाई लेवल का होगा। ठीक है, जितना आप गुड़ डालोगे उतना मीठा वाली बात है कि जितनी इन्वेस्टमेंट करते हो उतना ही प्रॉफिट मिलता है, और जितनी इन्वेस्टमेंट करते हो उस इन्वेस्टमेंट का मतलब है उतना रिस्क भी अपने सर पर ले रहे हो। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास करेक्टरिस्टिक है वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी का मतलब होता है किसी चीज़ का वेरी करना, चेंज होते रहना, ये फिक्स नहीं होती, जो कांस्टेंट नहीं होती, ये मूव करती। आपने अगर 1 लाख की इन्वेस्टमेंट की है तो इसका मतलब है आपने थोड़ा रिस्क लिया है। आपने 5 लाख की इन्वेस्टमेंट की है तो इसका मतलब आपका रिस्क जो है वो मीडियम लेवल का है। अगर आपने 40-50 लाख की इन्वेस्टमेंट कर दी है तो इसका मतलब है आपने हाई लेवल का रिस्क, मतलब ये वेरिएबिलिटी है। जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा प्रॉफिट, जितना कम रिस्क उतना कम प्रॉफिट। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर कि आपने किस लेवल का जो है उसमें इन्वेस्टमेंट की है और किस लेवल का अपने रिस्क जो है वो आपने बेयर करना है। द डिग्री ऑफ रिस्क वेरीज विद द साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस। Bigger firms often involve a higher degree of risk. Similarly, a firm dealing in fashion goods face higher risk than a firm dealing in essential commodities. Degree of risk varies with the time period and degree of competition। ठीक है, कहते हैं कि जो रिस्क है वो हमारा वेरी करता रहता है हमारी इन्वेस्टमेंट के मुताबिक, हमारी नेचर ऑफ बिजनेस के मुताबिक। अब ये जो फैशन इंडस्ट्री होती है ना, फैशन इंडस्ट्री बहुत हाई लेवल का रिस्क लेती है अपने ऊपर। क्यों? आपकी बनाई चीज़ ना पसंद आए मेजॉरिटी को, फिर आपका बनाया हुआ डिज़ाइन, आपका बनाया हुआ कलर, आपका बनाया हुआ फैशन मेजॉरिटी नहीं पसंद करती, तो इसका मतलब है कि आपने हैवी लेवल का रिस्क जो है वो लिया है। बाकी जो कॉमोडिटीज़ होती हैं, हमारी ग्रोसरी होती है घर की, जो उनमें इतना हाई लेवल का रिस्क नहीं होता। चलो जो लोग नहीं ज़्यादा महंगी चीज़ अफोर्ड कर सकते वो आपकी अगर प्राइस कम है तो किसी न किसी तरीके से आपके प्रोडक्ट को ले लेंगे। लेकिन जो कुछ इंडस्ट्री, यही वेरिएबिलिटी होती है कि जो आपकी रिस्क है वो वेरी करता रहता है आपकी प्रोडक्ट के लिहाज से, आपकी इंडस्ट्री के लिहाज से, आपके इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। तो रिस्क के 4 करेक्टरिस्टिक हैं जिसमें मैंने आपको सबसे पहले बताया कि वो अनसर्टेन होता है, गैर यकीनी होता है, इसेंशियल एलिमेंट होता है, ये इनहेरेंट होता है बिज़नेस के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसके बगैर बिज़नेस, जिसने रिस्क नहीं लिया वो बिज़नेस नहीं कर सकता। ठीक है, उसके बाद ये प्रॉफिट जो है उसकी रिवार्ड ऑफ फॉर द बेयरिंग रिस्क है, जिसने रिस्क को बर्दाश्त कर लिया उसने प्रॉफिट अर्न कर लिया। और फिर मैंने आपको चौथा बताया कि वेरिएबिलिटी होती है कि आपका जो रिस्क है फैक्टर वो वेरी करता रहता है आपके इन्वेस्टमेंट के मुताबिक, आपकी इंडस्ट्री के मुताबिक, आपकी प्रोडक्ट के मुताबिक कि आपने किस तरह हाई लेवल का रिस्क लिया है, लो लेवल का, मीडियम लेवल का। ठीक है, करेक्टरिस्टिक मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारे पॉइंट्स मेरे समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं कॉजेज ऑफ रिस्क, बिजनेस रिस्क। ठीक है, क्या वजूहत हैं बिजनेस रिस्क की? सबसे पहले हमारे पास है नेचर कॉज। नेचर कॉज जो हमारी, ये आपके पास सबसे पहले आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी।
अपना जो फोकस है स्क्रीन के साथ साथ अपनी बुक पे भी लाजमी आपने रखना है, ठीक है। बुक जिसने नहीं खोली, जिसने बुक के साथ लेक्चर को नहीं सुना, उसको बहुत सारी बातें ऐसे लगेंगी जैसे मैम पता नहीं क्या बोले जा रही हैं, हमें तो नहीं समझ जब तक बुक नहीं खोलोगे, जो डेफिनेशन मैं पढ़ रही हूँ उसको साथ साथ रीड नहीं करोगे, और मैं आपका बुक से वर्ड बाय वर्ड पढ़कर आपको एक एक लफ्ज़ जो है एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो बुक खोलोगे तो एक एक लफ्ज़ की फ़ौरन समझ आएगी, ठीक है। इसलिए बच्चों अपने लेक्चर स्क्रीन के साथ अपनी बुक पे काइंडली फोकस रखिएगा ताकि आपको लेक्चर क्लियरली समझ आए, ठीक है। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए जो है वो इतना बोल रहे हैं, तो इस बोलने का हमें यही रिवॉर्ड है कि आप इनको गौर से सुन लो और समझ लो, ठीक है। तो कॉजेज़ ऑफ बिजनेस रिस्क में हमारे पास सबसे पहले है नेचर कॉजेज़। नेचर इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ बिजनेस रिस्क। अब नेचुरल जो चीज़ हम कहते हैं ना कि जो नेचुरल है, इस पर हमारा अमल दखल नहीं है, इस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। अब कोई किसी की डेथ हो जाती है, हमारा कोई जो यंग एम्प्लॉई है, कोई फ्रेश कैंडिडेट है जो बहुत सारे नॉलेज के साथ आता है, बहुत सारी स्किल्स के साथ आता है, अगर उसको एक्सीडेंटली उसकी डेथ हो जाती है तो ये नेचर कॉज है, इसमें हम किसी का अमल दखल नहीं होता, तो इसको बेयर करना भी बिज़नेस की ही वो बिज़नेस को, क्योंकि देखिए हम कहते हैं ना हमने ये मैनेजर हायर किया, ये बहुत परफेक्टली काम कर रहा है, अगर उसी मैनेजर को कुछ हो जाए सडनली तो हमारी तो सारी वो उसकी बनाई हुई स्ट्रेटजी, उसके गोल, उसके ऑब्जेक्टिव तो बिज़नेस के लिए रिस्क बन गए, ठीक है। बिज़नेस रिस्क ले रहा है, तो ये है नेचर कॉजेज़। अर्थक्वेक आ जाना, सैलाब आ जाना, ठीक है, चीज़ों का जल जाना, फैक्ट्री में आग लग जाना, बिल्डिंग का गिर जाना, बहुत सारे इस तरह के जो नुकसान हैं ये आते हैं किसमें, नेचर कॉज में, जिसमें कोई ह्यूमन एक्शन नहीं होता, इसमें किसी का अमल दखल नहीं होता, ये नेचुरल होते हैं अल्लाह की तरफ से, जिसको कहते हैं ना कि जो तकलीफ़ आनी है वो आनी है, ये नेचर कॉज में होती है। नेचर इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ बिजनेस रिस्क। नेचुरल इवेंट्स सच एज फ्लड, ड्रॉट, famine, earthquake, वोलाकन eruption, लाइटिंग एंड द स्नोफॉल etc, ये सारे वो जो हमारे मौसम से रिलेटेड हैं, हमारे गर्दोनवा से रिलेटेड हैं, ठीक है। आग लग जाना, बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा हो जाना, जो बिजली का गिर जाना, कुछ भी इस तरह का नुकसान। रिजल्ट इज़ हैवी लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड इनकम। प्रीमेच्योर डेथ ऑफ एन एक्सपर्ट एम्प्लॉय में आल्सो लीड टू लॉस। कहता है कि एक जो हमारा एक्सपर्ट एम्प्लॉय होता है उसकी सडन मौत हो जाना, ठीक है, वो बिज़नेस के लिए बहुत लॉस होता है। ह्यूमन बींग्स हैव ऑलमोस्ट नो कंट्रोल ओवर नेचर। ऑब्वियस सी बात है, हम नेचुरल कॉज पे कभी भी अपना कंट्रोल नहीं रख सकते, जो अल्लाह ताला की तरफ से मुसीबत आनी है वो आनी ही आनी है। देयरफॉर नेचुरल कॉजेज ऑफ रिस्क आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ बिजनेसमैन। ये जो नेचुरल कॉज होती है ये बिजनेसमैन के कंट्रोल से, काबू से बहुत पीछे होती है, वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, ये होनी ही होनी है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है ह्यूमन कॉज, ठीक है, जिसमें हमारा इंसानी अमल दखल मौजूद होता है। चीज़ों का चोरी हो जाना, चीज़ों की लीकेज हो जाना, चीज़ों का टूट जाना, आपकी नाअहली, आपकी केयरलेसनेस, ठीक है, ये इन्वॉल्व होती है। द ह्यूमन फैक्टर इज़ द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ द लॉस इन बिजनेस। Negligence or carelessness on the part of the employee may lead to serious accident involving loss of life and property. There may be loss due to spoilage, breakage, strike or lockout etc. Dishonesty on the part of employees and customers may result in forgery, misappropriation of cash and theft of goods etc. Insolvency or dishonesty on the part of customers may lead to the loss of debtors. अब ये सारे ह्यूमन एक्शंस हैं। आपकी डिसऑनेस्टी, कोई ईमानदारी से काम नहीं कर रहा, ठीक है, ईमानदारी से काम नहीं कर रहा, कोई एम्प्लॉई अंदर से अपनी वो हेरा फेरी में मसरूफ़ है, तो इसका नुकसान बिजनेस को है। अगर आपका कोई कस्टमर, जिस तरह आपने कॉमन केसेस में जब आप बाज़ारों में रश होता है तो वो औरतें जो हैं वो कुछ आपके कपड़े ज़्यादातर ये नुकसान ना कपड़े वालों को, और ये किसी ने कोई चीज़ उठा, वो जो आपका शॉपकीपर होता है उसको इधर उधर उसका ध्यान बहका के तो चीज़ को चोरी कर लेना। आप इस सोसाइटी में रहते हैं, जब मूव करते हैं तो आपने भी ये चीज़ सुनी होंगी, वो कुछ सोशल मीडिया पे CCTV कैमरास की वो वीडियोस अपलोड करते हैं कि कैसे औरतें महारत के साथ चोरी कर लेती हैं। तो ये चीज़ें बिज़नेस के लिए बहुत नुकसान देती हैं, ठीक है। उन्होंने तो पीछे इन्वेस्ट किया होता है ना उस चीज़ के लिए। तो ये सारे कॉजेज़ हैं जो
ह्यूमन कॉजेज है, ठीक है, जिसमें ह्यूमन इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इकोनॉमिक कॉज। ये चीज़ पीछे मैंने चीज़ें आपको जो है थोड़ी बहुत पीछे सारी बताई हैं एसेंशियल ऑफ बिजनेस रिस्क में और अनसर्टेनिटी में, लेकिन फिर भी ये अब वो स्टेप बाय स्टेप उन्होंने दोबारा आपको दे दी हैं। तो इकोनॉमिक कॉज वो होता है जिसमें आपकी इकोनॉमी की प्राइस में अप एंड डाउन आ जाता है, ठीक है। आपकी अब ये जो इकोनॉमी में अभी ये बहुत बड़ा क्राइसिस लॉकडाउन का चल रहा है कोरोना की वजह से, तो ये इकोनॉमिक क्राइसिस हैं। अब कोई भी बिजनेसमैन तो नहीं इस चीज़ से वाकिफ़ था ना कि कल हमारे साथ कोरोना की वजह से हमारी बिजनेस पे कितना कितना बड़ा नुकसान होगा, लेकिन हो रहा है। तो ये इकोनॉमिक कॉज है, ये भी नेचुरल में भी आ जाता है। और इकोनॉमी सारी हमारी बंद पड़ी है, कोई किसी जगह पे, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा हर बिजनेसमैन के लिए क्राइसिस की बात है। Economic causes refers to changes in market condition, fluctuation in demand and price are well known। अब आजकल लोगों की डिमांड बहुत हद तक जो है डाउन जा रही है। Availability of cheaper substitutes may affect the sale of relatively costly products, ठीक है। अगर हमारा कोई सब्सिट्यूट जो है वो सस्ती चीज़ दे रहा है तो हमारी प्रोडक्ट को ऑटोमेटिकली नुकसान बेयर करना ही पड़ता है। Excessive competition may reduce the prices of their products or they may employ more effective techniques of sale promotion, trade cycles and other unforeseen changes in economy may also create business risk, ठीक है। हमारी इकोनॉमी के ये जो चेंजेस हैं छोटे मोटे, ये भी हमारे बिजनेस को क्या करते हैं, नुकसान की तरफ लेकर जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है फिजिकल टेक्निकल कॉजेज, ठीक है। फिजिकल एंड टेक्निकल कॉजेज, technical changes and mechanical defects also result in business risk। Changes in technology may make the machines obsolete before their expected life। Mechanical failures such as outbursts of boiler and the leakage of gas etc। ये जो outbursts of the boiler है ना, ये मैन्युफैक्चरिंग जब हो रही होती है ना बिजनेस में, तो ये मैन्युफैक्चरर्स की मशीन्स में जो है ये प्रोडक्ट उनके जो प्रोसेस होते हैं सारे, अगर उनमें किसी किस्म का मसला आ जाए तो वो भी जो है हमारे बिजनेसमैन को ही फेस करना पड़ता है, ठीक है। Assets used in business may depreciate in value due to shrinkage, loss in weight and the vaporization etc। अब कहते हैं कि हमारी आपने अकाउंटिंग में टर्म पढ़ी होगी डेप्रिसिएशन की। ये जो डेप्रिसिएशन है जिसमें हमारी जो एसेट्स हैं उनकी वैल्यू में कमी आती है, ये आती है फिजिकल एंड टेक्निकल कॉजेज़ में, ठीक है। तो ये भी नुकसान बिजनेस को ही फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट हमारे पास है पॉलिटिकल कॉजेज़। हमारा अगर बिजनेस पे पॉलिटिकल प्रेशर चल जाए तो ये भी हमारे बिजनेस के लिए नुकसानदेह है। पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस सच एज फॉल ऑफ द गवर्नमेंट एंड सिविल वार etc may lead to heavy loss in business। Changes in the licensing and the taxation policies create uncertainty and loss। A businessman may suffer loss due to restrictions on imports or export and fluctuation in exchange rates। Government control on production and distribution of certain products may deprive businessmen of earning profit। कहता है कि हमारे जो पॉलिटिकल कॉजेज़ हैं हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे अफेक्ट करते हैं, हमारे जो इंटरेस्ट रेट है उस पर अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सारे नुकसान भी हमारे जो प्राइवेट बिजनेसमैन हैं उनको ही बेयर करने पड़ते हैं, उनको फेस करने पड़ते हैं। तो ये 5 जो कॉजेज़ हैं, नेचर कॉज, ह्यूमन कॉज, इकोनॉमिक कॉज, फिजिकल एंड टेक्निकल कॉजेज़ एंड पॉलिटिकल कॉजेज़, ये 5 जो हमारी वजह बनते हैं बिजनेस में रिस्क के। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इंश्योरेंस, ठीक है। इंश्योरेंस क्या होता है? Insurance contract between two parties in which one party promises the other party to compensate or reimburse the insured amount in case of loss of life, goods and property। आप लोग माशाल्लाह से अब बिजनेस के स्टूडेंट हैं और माशाल्लाह मैच्योर भी हैं, तो आपने इंश्योरेंस के बारे में तो बहुत जो है अच्छे से सुना होगा कि इंश्योरेंस क्या होती है। अब आपके बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि शायद जिनकी फैमिली में से ये इंश्योरेंस की जो वो किसी ने ली भी होगी, लाइफ इंश्योरेंस या प्रॉपर्टी या अपना वो बिज़नेस के हवाले से इंश्योरेंस लोग लेते हैं। आपकी फैमिली में से भी होगा कि किसी ना किसी स्टूडेंट ने ये ली हुई होगी।
तो इंश्योरेंस वो चीज़ होती है जिसमें एक जो ये माहदा होता है दो पार्टीज़ के दरमियान, कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक पार्टी वादा करती है कि भाई अगर कोई नुकसान तुम्हारा हो जाता है तो लाइफ के हवाले से, तुम्हारी प्रॉपर्टी के हवाले से, तुम्हारी बिजनेस के हवाले से, चीज़ों के हवाले से आग लग जाती है, जो जहाज़ तुम्हारा बहरी जो है वो डूब, तो मैं उसको कंपनसेट करूँगा तुम्हारे लॉस के मुताबिक। तो उसे कहते हैं इंश्योरेंस। इंश्योरेंस द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंपनसेटिंग एनी लॉस इज कॉल्ड इंश्योरेंस। कहते हैं किसी भी किस्म के नुकसान को कंपनसेट करने का जो वादा होता है उसे हम इंश्योरेंस कहते हैं। इन इकोनॉमिक्स द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग मनी टू अवॉइड द रिस्क इज आल्सो कॉल्ड इंश्योरेंस। कहता है कि हमारी इकोनॉमी में पैसा इकट्ठा करना इस वजह से कि मैं कल को तुम्हारे जो नुकसान है उसको बेयर करूँगा, तो उसे कहते हैं इंश्योरेंस। Every person face different types of risk in modern era. Their risk may be to his life, assets and business. So the insurance is used a shield to avoid risk and compensate the losses. The documents used to write the contract are insured are called insurance policy. अब कहते हैं कि ये हमारे नुकसान की शील्ड होती है, ठीक है। अब हम रिस्क को कंट्रोल तो नहीं कर सकते लेकिन हम उसको शील्ड तो दे सकते हैं ना। वो शील्ड क्या है? इंश्योरेंस। कि जब हम अपनी चीज़ को इंश्योर करवा लेते हैं तो जब भी हमें कोई नुकसान का जो है फेस करना पड़ता है तो इंश्योरेंस कंपनी उसके नुकसान के मुताबिक उसको कंपनसेट करती है। अगर आपने इंश्योरेंस 1 लाख के लिए है, आपका नुकसान 50,000 का है, तो आप कभी भी 1 लाख क्लेम नहीं कर सकते। आपका नुकसान 50,000 का है तो आप क्लेम भी 50,000 ही कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगी जो प्रिंसिपल्स हैं इंश्योरेंस के उसमें। सबसे पहले अब मैं आपको बता दूं डेफिनेशन। आपकी बुक पे यहाँ 3 डेफिनेशंस हैं। आप में से अगर कोई चाहे 2 डेफिनेशंस करना चाहता है 2 करे, 1 करना चाहता है 1 करे। 1 तो कंपल्सरी है ना, आपने करनी ही करनी है, और जो आपको ईजी लगे वो आप कर सकते हैं। Insurance means undertaking by a company, society or the state of provide safeguard against loss, provision and against sickness that etc is return for regular payments, ठीक है। इंश्योरेंस कहता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट है जो 2 लोगों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग है इस चीज़ की कि अगर तुम्हारा कोई नुकसान हो जाता है, डेथ हो जाती है, चीज़ों को आग लग जाती है, डूब जाती है, तो मैं तुम्हारे उस नुकसान को कंपनसेट करूँगा। वही बात जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताई थी, वही बात दोबारा वो एज इट इज़ कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इंश्योरेंस के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, उसमें सबसे पहले आपका जो प्रिंसिपल कहते हैं किसी चीज़ के असूलों को, जिन असूलों को मद्देनज़र रखते हुए आपने जो है एक अवेल करनी है इंश्योरेंस। उसमें सबसे पहले हमारे पास है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल का मतलब होता है माली, ठीक है ना। इंश्योरेबल इंटरेस्ट मतलब कि आपका जो इंटरेस्ट है वो आपका जो माली इंटेंशन ज़रूर होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप इंश्योरेंस कंपनी को कहें कि जी अगर मेरी प्रॉपर्टी पे आग लगी है तो मुझे प्रॉपर्टी ही चाहिए। नहीं, आपने सिर्फ उनसे पैसा माल ही वसूल कर सकते हैं। आपका जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है वो मनी होगा, माल होगा, पैसा। वो जो चीज़ आपकी डैमेज हुई है वो आप कभी भी या कोई कमोडिटी नहीं मांग सकते, ठीक है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट may be defined as a financial interest in the subject matter of contract। subject matter में कहता है कि हमारा जो insurable interest है वो पैसा होना चाहिए। it is worthwhile to mention here that no person can enter into a contract with an insurance company unless he has insurable interest in the object। जब तक वो insurable interest नहीं रखता अपनी प्रोडक्ट अपनी कमोडिटी में, तब तक वो इंश्योरेंस के जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें नहीं दाखिल हो सकता। Insurable interest is a legal requirement. Any person can insure his own house, property, trade, good, factory, cattle, jewelry, life and his own children's life. In case of loss, he will be able to receive money from the insurance company. मकसद ही यही है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट आपको पैसा चाहिए ज़रूरत के वक्त तो आप इंश्योरेंस करवाते हैं ना। अगर आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट ही नहीं है, आपको माली ज़रूरत ही नहीं है, तो आपने क्या करनी है लेकिन इंश्योरेंस, ठीक है। तो कहता है कि अब जब कोई भी इंश्योरेंस अपने बच्चों के लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपने घर के लिए, अपनी प्रॉपर्टी के लिए, अपनी ज्वेलरी के लिए, अपनी गाड़ी के लिए, अपने माल, किसी भी चीज़ के लिए वो इंश्योरेंस लेता है तो उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट
लास्ट में होना चाहिए इंश्योरेबल इंटरेस्ट यही है कि जब भी आपको कोई नुकसान हो तो आपने इंश्योरेंस कंपनी से पैसा वसूल करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एटमोस्ट गुड फेथ, ठीक है, मुकम्मल यकीन। द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज इंश्योर्ड एंड इंश्योरर, ठीक है, रिक्वायर्स एब्सोल्यूट एंड एटमोस्ट गुड फेथ बोथ पार्टीज टू डिस्क्लोज ऑल द फैक्ट्स ऑफ ईच अदर। इंश्योरेंस कंपनी को हर पॉलिसी, हर रूल, हर रेगुलेशन जो है वो लाजमी जो इंश्योरर पर्सन है उसको बतानी है, और जो इंश्योर पर्सन जो इंश्योरेंस लेने गया है उसके ऊपर भी लाजिम है कि वो अपनी प्रोडक्ट के अपनी चीज़ के बारे में हर चीज़ सच डिटेल में बताए, मुकम्मल जो है वो ईमानदारी के साथ, गुड फेथ के साथ अपनी डिटेल जो है वो इंश्योरेंस कंपनी को दे। फॉर एग्जांपल अगर एक आदमी बीमार है, उसको पता चला है कि भाई मैं बहुत बीमार हूँ, कैंसर है, लास्ट स्टेज है, उसको पता है कि मैंने मर जाना है, तो क्या अब उसको तो पता है कि भाई मैं बहुत सीवियर कंडीशन में, मुझे नहीं पता मैं आज हूँ कल नहीं हूँ, और वो इंश्योरेंस कंपनी को ये सच बताए बगैर इंश्योरेंस ले लेता है और फिर वो मर जाता है, तो ये जो है अच्छी बात नहीं है। इसलिए ये प्रिंसिपल्स में आता है कि आपने पूरे यकीन के साथ, सच में ईमानदारी के साथ जो डिटेल हैं वो इंश्योरेंस कंपनी का भी जिम्मेदारी है देना, और इंश्योर जिसने लेनी है उसने भी सारी डिटेल सच में देनी होती है। इसे कहते हैं एटमोस्ट गुड फेथ। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो है थर्ड, द प्रिंसिपल ऑफ आइडेमनिटी। प्रिंसिपल ऑफ आइडेमनिटी मीन्स के नुकसान को पूरा करने की ज़मानत या वादा, प्रॉमिस टू कंपनसेट लॉन, ठीक है, प्रॉमिस टू कंपनसेट लॉन लॉस। All insurance contract except life insurance are the contract for indemnity. It is based on the idea that the assured shall be compensated in case of loss and only loss, ठीक है। The insured is not allowed to receive a higher amount than the amount of loss। कहता है कि जितना नुकसान, मैंने आपको ये बात पीछे भी बताई थी कि जितना नुकसान होगा उतनी ही आपको कंपनसेशन मिलेगी। अगर आपका नुकसान जो है वो 1 लाख का है और आपकी इंश्योरेंस 2 लाख की थी तो आप 2 लाख क्लेम नहीं कर सकते, आपको 1 लाख ही मिलेगा। The insured is not allowed to receive a higher amount than the amount of loss which he actually suffers. For example, a person gets his house insured for ₹1 lakh. There is a fire in the house and thus suffers a loss for ₹50,000. He can claim only ₹50,000 from the insurance company. वो सिर्फ 50,000 का नुकसान ही क्लेम कर सकता है, 1 लाख का नहीं कर सकता, जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। नेक्स्ट हमारे पास है डॉक्ट्राइन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, ड्यूल इंश्योरेंस, ठीक है, इसे कहते हैं बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि हमारा जो लॉस होता है, जो हमारा जो रिस्क होता है, वो एक कंपनी के साथ हम लोग नहीं सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट करते, हम उसको 2 कंपनीज में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो इसे कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ कंट्रीब्यूशन। एट द टाइम ऑफ लॉस दोनों कंपनियां मिलकर उस नुकसान को कंपनसेट करती हैं। Sometimes one person can get his goods and property insured from more than one company, insurance company. It is also called double insurance, ठीक है, इसे डबल इंश्योरेंस भी कहते हैं। In compensation of loss will be exceed the amount of actual loss. In case of loss, each company will contribute for the loss, but the compensation of loss will not exceed the amount of actual loss. दोनों कंपनियां मिलकर इंश्योरेंस जो लॉस है उसको बेयर करेंगी, लेकिन जो अमाउंट है आपके इंश्योरेंस की वो आपके लॉस से अबाव नहीं हो सकती। The principle of contribution double insurance policy does not apply to the life insurance। कहता है कि ये जो इंश्योरेंस पॉलिसी है या ये जो डबल डॉक्ट्राइन इंश्योरेंस है, ये कंट्रीब्यूशन है, ये लाइफ इंश्योरेंस में हमें ये प्रिंसिपल अवेलेबल नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉक्सिमेट कॉज, कोई वजह जो है उसके नियरेस्ट जो कॉज है, वजूहात, हम कहते हैं कि जब हम कहते हैं हमारी प्रॉपर्टी को आग लग गई,
तो इंश्योरेंस कंपनी वाले इतने अच्छे नहीं होते कि जी अल्लाह भला करे और जी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते हैं और पैसे आपके हाथ में पकड़ा देते हैं। नहीं, उन्होंने पूरा जो है आपका रिसर्च करनी है, पूरी वो जिसको कहते हैं इन्वेस्टिगेशन करनी है कि भाई नुकसान क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या वजह थी, किस चीज़ की वजह से ये वजह बनी तो आग लग गई। पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद प्रॉक्सिमोस्ट कॉज जो नियरेस्ट होगा कि जी हाँ ठीक है इसलिए हमारी ये इंश्योरेंस ली गई थी और इस वजह से नुकसान हुआ, तो वो कहीं जाके आपका क्लेम जो है वो क्लियर करते हैं। एंड इंश्योर्ड पर्सन कैन रिकवर द लॉस ओनली व्हेन इट इज़ कॉज्ड बाय एनी ऑफ द रिस्क इंश्योर्ड अगेंस्ट। ठीक है, अगर कोई जानबूझकर किया गया है या कोई जो यकीनी वजह नहीं है, जो करीबतर वजह नहीं है जिसके लिए हम इंश्योर्ड हैं, वो कभी भी उसके लिए जो कंपनसेट नहीं करेगा। Such risk should be the nearest, not the remote cause of the loss. For example, the cargo of wheat carried by a ship was insured against sea hazard. ठीक है, कहता है कि अगर कोई गंदम का जो कार्गो है वो इसलिए इंश्योर्ड किया गया है कि अगर समुद्री पानी है जो लीकेज हो जाता है समुद्र में, बहरी जहाज में पानी आ गया और गंदम ख़राब हो गई, तो हम आपको जो है वो उसके लिए कंपनसेट करेंगे। Rats made a hole in the bathroom pipe of the ship. As a result, sea water entered the ship and damaged the wake. कहता है कि अगर जो चूहे हैं रैट्स, उन्होंने जो आपका जो वॉशरूम का पाइप है उसको लीक कर दिया, काट दिया, पानी आपकी शिप में आ गया और जिसकी वजह से आपकी गंदम जो है वो नुकसान में चलेगी। द इंश्योरेंस कंपनी वाज लायबल टू पेमेंट बिकॉज द अप्रॉक्सीमेट कॉज ऑफ द लॉस वाज सी वाटर। कहता है कि जो कंपनी है वो उसको कंपनसेट करेगी, क्यों? क्योंकि उसकी जो नियरेस्ट रीज़न है कि हम भाई हमारा बहरी जहाज़ में हमारे कार्गो है, पानी शिपमेंट में डूब गई या गंदम गीली होगी, तो हम आपको जो है लॉस कंपनसेट आप हमारा करेंगे। तो देखिए ये नियरेस्ट जो है कॉज है, वजह है। चूहों ने पाइप लीक किया तो जी हम यहाँ पे, लेकिन अगर गंदम जो है वो चूहों ने डायरेक्टली ख़राब कर दी तो उसके लिए आपको जो इंश्योरेंस कंपनी वाले हैं वो लायबल नहीं होंगे, क्योंकि वो प्रॉक्सीमेट कॉज नहीं है, नियरेस्ट रीज़न नहीं है जिसके लिए हमने खुद को इंश्योर करवाया था। हमने कहा था कि हमारी गंदम शिपमेंट में डूब जाती है, ख़राब हो जाती है, पानी हमने कॉज ये दी हुई थी, ठीक है। लेकिन अगर वो किसी और रीज़न, कोई बहुत दूर दराज का रीज़न है जी, फिर उसमें वो कहते हैं कि हम आपको कंपनसेट नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास है अटैचमेंट ऑफ रिस्क। ठीक है, जब हम इंश्योरेंस लेते हैं तो अटैचमेंट ऑफ रिस्क लाजमी देनी होती है कि भाई हम किस किस्म के रिस्क के लिए अपनी जो है वो इंश्योरेंस ले रहे हैं। एंड इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स विदाउट द एलिमेंट ऑफ रिस्क और डेफिनेट रिस्क। सो द एलिमेंट ऑफ रिस्क इज ऑलवेज मैंशनड इन पॉलिसी, अदरवाइज इट विल बी कंसिडर्ड इनवैलिड। कहता है कि अगर हमने अपना रिस्क जो है जिसके लिए हम इंश्योरेंस ले रहे हैं, अगर हमने वो ठीक से अटैच नहीं किया, एक्सप्लेन नहीं किया, तो इंश्योरेंस जो हमारा इंश्योरेंस पॉलिसी है वो वैलिड नहीं होती। मिटिगेशन ऑफ लॉस, नुकसान से बचने की तदाबीर। ठीक है, मिटिगेशन ऑफ लॉस, हम किस तरह इस तरीके से खुद को सिक्योर कर सकते हैं नुकसान से। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द इंश्योर्ड टू टेक all reasonable steps to minimize the amount of loss in the event of mishap to the insured property। अब ये इंश्योरर जो है उस पर डिपेंड करता है कि वो अपने नुकसान को किस हद तक कम करेगा कि इंश्योरेंस कंपनी को कम पे करना पड़े। इसलिए जो है उसको नुकसान से बचने की एहतियाती तदबीर को लाजमी फॉलो करना चाहिए। It is the duty of the insured to take all the reasonable steps to minimize the amount of loss in event of mishap to the insured property. If the insured incurs expenses or suffer loss in doing so, he can recover the same from the insurer. But if he does not take care, which most prudent people are expected to take, his claim might be lost। कहता है कि अब अगर लोग जो है वो अपनी एहतियाती तदाबीर पर अमल नहीं करते हैं, जानबूझकर जो है वो नुकसान होने देते हैं, तो ऐसे लोगों को जो है वो राइट नहीं है कि वो पूरा जो अमाउंट है वो क्लेम करें। कैंसिलेशन इस ये कॉन्ट्रैक्ट है ना, हमने स्टार्टिंग में डेफिनेशन और वो इंट्रो में मैंने आपको बताया कि कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज। तो जहाँ कॉन्ट्रैक्ट बनता है वहाँ कॉन्ट्रैक्ट की कैंसिलेशन भी की जा सकती है। जब दोनों पार्टीज जो है रजामंद होंगी तो वो उस जो उनका दरमियान महदा है, कॉन्ट्रैक्ट है, जो रिलेशनशिप है दोनों का, वो उसी टाइम ख़त्म हो जाएगा। Both parties insured have the right to cancel or terminate the insurance policy before its expiry date, so their relationship comes to an end on the date of cancellation of policy.
जब वो रजामंदी से इस पॉलिसी को, इस रिलेशनशिप को, इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करना चाहे वो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रिंसिपल है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन कहते हैं सालस को। सालस वो शख्स होता है, मैंने आपको क्लास में भी आर्बिट्रेशन के बारे में, जब मैंने आपको जॉइंट स्टॉक कंपनी और ये पार्टनरशिप के बारे में बताया था, तो आर्बिट्रेशन के बारे में बताया था कि सालसी वो दरमियान की पार्टी होती है जो अगर दोनों पार्टीज़ के दरमियान किसी किस्म का लड़ाई झगड़ा हो जाए या कोई कहे जिसने मेरी हक तलफी की है, तो वो जो सालसी होता है वो उस चीज़ की जो आप फैसला करता है सारा केस सुनने के बाद। बोथ पार्टीज इंश्योर्ड एंड इंश्योरर अपॉइंट एन आर्बिट्रेटर in writing if there is an dispute regarding insurance claim. The main object of this clause is to reduce, minimize litigation. ठीक है, लिटिगेशन। अब जो आर्बिट्रेशन होता है, जो सालस होता है, अगर दोनों पार्टीज में कोई झगड़ा हो जाए तो उस झगड़े को ख़त्म करना, कंपनसेट करना इसकी जिम्मेदारी होती है। अब यहाँ इन 9 पॉइंट्स के साथ आपका जो ये पॉइंट है, ये प्रिंसिपल्स हैं, मुकम्मल हो गए। तो आज के लेक्चर में मैंने जो आपको सारा बताया वो इनके बिज़नेस रिस्क क्या होता है, बिज़नेस के रिस्क के करैक्टरिस्टिक क्या होते हैं, नेचर क्या होती है, कॉजेज़ क्या होते हैं रिस्क के, इंश्योरेंस के बारे में फिर मैंने आपको बताया। ये पूरा एक क्वेश्चन है जो बिज़नेस रिस्क और इंश्योरेंस के हवाले से है कि इंश्योरेंस क्या है, उसकी डेफिनेशन और उसके प्रिंसिपल्स। यहाँ तक आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 22। तो अच्छा, ये जो नेक्स्ट मैं आपको बताने लगी हूँ ये गुजरात के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है कि ये टाइप्स और काइंड्स ऑफ इंश्योरेंस में बेटा ये 4 काइंड्स हैं, जिसमें मराइन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। मराइन इंश्योरेंस वो होती है जो जो आपका बहरी, जो आप शिपमेंट्स करते हैं, पता है हमारी जो शिपमेंट्स ज़रूरी नहीं कि एयर शिपमेंट्स और जहाज़ों पर ही हो, ये बहुत ज़्यादा क्योंकि ये थोड़ी रिजनेबल पड़ती है, कॉस्ट दिन ज़्यादा लगते हैं लेकिन कॉस्ट में कम होती है। तो ये जो इंश्योरेंस होती है इसकी डेफिनेशन, फिर आपके पास है फायर इंश्योरेंस के, अगर आपकी प्रॉपर्टी को, जगह को आग लग जाए तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करती है, ये क्या इसकी डेफिनेशन। और लाइफ इंश्योरेंस का ऑब्वियसली आपको पता है कि लाइफ इंश्योरेंस अगर किसी ने लाइफ इंश्योरेंस ली है तो अगर उसकी डेथ हो जाए तो उसके जो पीछे उसके फैमिली मेम्बर्स हैं उनको इंश्योरेंस का पे करना। और थर्ड वन हमारे पास है एक्सीडेंटल, कि जी हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, कोई नुकसान हो गया तो उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। ये 4 बहुत कॉमन आप नायकों में बड़ी सिर्फ और सिर्फ इसकी डेफिनेशंस करनी है आपने, इसके अलावा मज़ीद ये क्वेश्चन डिटेल में आपने नहीं करना। ये गुजरात यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स बार बार कह रही हूँ कि उनको शॉर्ट में क्वेश्चन पता आते हैं पेपर में, तो अगर तो पेपर आपके ऑनलाइन सेटअप के साथ होते हैं जिसमें आपको ऑनलाइन में आपका ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होगा कि MCQs होंगे या शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जिसका आंसर आपने विद इन टाइम करना होगा, तो पंजाब यूनिवर्सिटी वाले बच्चे भी इस पे लाजमी ये डेफिनेशन एक दफ़ा पढ़ लें। मराइन इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। ठीक है, तो इसके साथ ये चैप्टर आपका यहाँ पर वाइंड अप हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट आपका चैप्टर है स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में आपका एक क्वेश्चन है वो मैं आपको करवाऊँगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़ और पढ़ते रहिएगा प्लीज़।